अगवाकारों के सरबराह ने अपना तारुफ ब्लैक सितंबर के हवाले से करवाते हुए जर्मन कौंसल जनरल से कहा था कि 48 घंटे के अंदर अंदर इनके 2 साथियों को जो म्यूनिख में गिरफ्तार हैं रिहा करके बम्बई पहुंचा दिया जाए। इसके बाद वो अपनी अगली प्लानिंग बताएंगे। फिलवक्त वो 48 घंटे के अंदर अंदर अपने साथियों को बम्बई एयरपोर्ट पर देखना चाहते थे। इसके साथ ही उन्होंने कौंसल जनरल से कहा था कि अगर इस वाक़े की खबर इंटरनेशनल प्रेस तक पहुंची तो इनके दोनों साथी मारे जाएंगे। लेकिन इस बात की जिम्मेदारी मैं कैसे कबूल कर सकता हूं? आखिर बहुत से लोगों को इस वाक़े का इल्म है, जिनमें भारतीय हुक्काम भी शामिल हैं। जर्मन कौंसल जनरल ने इसके इस अजीबोगरीब हुक्म पर एहतजाज किया। यह हमारा दर्द सर नहीं। तुम भारतीय हुक्काम से कह सकते हो कि वो इस वाक़े में कोई सी तोजी करके प्रेस को मुतमईन कर दें, लेकिन ब्लैक सितंबर का नाम प्रेस में नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ से धमकी दी गई, देखो मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, हमारे माजी के सलूक से किसी गलतफहमी का शिकार ना हो जाना। अभी 15-20 रोज पहले हम तुम्हारे साथियों को रिहा करके ज़बरदस्त आलमी दबाव का शिकार हैं। तुम जानते हो कि हम पर अमेरिका और यहूदी लाबी का दबाव है। इसराइलियों ने हमें सारी दुनिया में बदनाम कर रखा है। मुझे उम्मीद है कि अगर तुम इन दोनों को रिहा कर दोगे तो जर्मनी में मौजूद तुम्हारे लिए नरम गोशा रखने वाले लोग तुम्हारे इस इकदाम को बहुत सराहेंगे। अपनी दानिश्त में जर्मन कौंसल जनरल ने तुर्क चाल चली थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि इसका वास्ता दुनिया के 2 खेज तरीन इंटेलिजेंस एजेंसियों से है। जहन्नम में जाओ तुम और तुम्हारी साख। हमने इस गुफ्तगू से वक्त गिनना शुरू कर दिया है। 48 घंटे बाद अपने साथियों की लाशें वसूल कर लेना या फिर हमारे साथियों को ले आना। इस दरमियान हमसे राब्ते की कोशिश भी ना करना। खुदा हाफिज। दूसरी तरफ से संगीन धमकी के बाद सिलसिला मुनक़ता हो गया। जर्मन कौंसल जनरल को टेलीफोन पर गुफ्तगू के लिए खास तौर से अलग लाइन फराहम की गई थी। वो इस सूरत हाल पर चकरा कर ही तो रह गया था। दूसरे ही लम्हे वो अपने मुल्क में आला हुक्काम को सूरत हाल की संगीनी से बाखबर कर रहा था, जहां इसे फिलवक्त देखो और इंतजार करो का हुक्म मिला था। इसने भारतीय हुक्काम तक अगवाकारों की यह धमकी पहुंचा दी थी कि इस खबर को किसी भी सूरत प्रेस तक नहीं जाना चाहिए, वरना सफारतकारों की जान को खतरात लाहक हो सकते हैं। भारतीय हुक्काम ने इसे हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया था और कहा था कि वो जर्मन हुकूमत के साथ भारतीय ताल्लुकात को कभी मुतासिर नहीं होने देंगे और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि सफारतकारों की जानें बचाई जा सकें। इसके साथ ही भारतीय वजीर दाखिला ने जर्मन कौंसल जनरल से बजाते खुद दरख्वास्त की थी कि वो अपनी हुकूमत तक इनके गम गुस्से के जज्बात पहुँचाते हुए इनसे दरख्वास्त करें कि अगवाकारों के मुतालबात हरगिज न माने जाएं और इनके खिलाफ ज़बरदस्त मुज़ाहमत की जाए। जर्मन इंटेलिजेंस चीफ माइकल गॉड जर्मन चांसलर और इसकी काबीना के हंगामी इजलास में मौजूद था। भारत में जर्मन कौंसल जनरल की तरफ से होने वाली गुफ्तगू के एक एक पल की रिपोर्ट इनके सामने मौजूद थी। जर्मन चांसलर और इसकी काबीना ने 3 घंटे मुसलसल बहस के बाद इस बात का फैसला किया था कि वो ब्लैक सितंबर के मुतालबात नहीं मानेगी, क्योंकि इससे पहले भी इनकी धमकी पर फलस्तीनी दहशतगर्दों को रिहा करने के बाद से हुकूमत को आलमी सतह पर जबरदस्त शर्मिंदगी का सामना है। इस हंगामी मीटिंग में चीदा जर्मन दिमाग इकट्ठे हुए थे। हर कोई अपनी अपनी राय पेश कर रहा था, लेकिन अभी तक माइकल गॉड ने एक लफ्ज़ नहीं कहा था। इसने भारतीय इंटेलिजेंस रॉ के डायरेक्टर से बराह रास्त राब्ता कायम कर रखा था और अब तक इस वक़्वे की जो तफसीलात इसे मुयस्सर हुई थी, इनके बाद से ज़हन ने इसे एक नई राह सुझाई थी। एक इम्कान पैदा हुआ था। वो अपने साथियों से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में सोच रहा था। बार बार इसने चाहा कि अपने जहन से इस मफरूज़े को झटक कर बाहर फेंक दे, लेकिन इसका जहन कोई दूसरी दलील मानने को तैयार नहीं था। अचानक ही वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं मुआज़रत ख़्वाह हूँ। चंद मिनट के बाद मैं हाजिर होता हूँ। मुझे फौरी तौर पर कुछ ज़रूरी काम करने हैं। बराह रास्त अपनी गुफ्तगू जारी रखिए। सारी काबीना चांसलर समेत इसके मुंह की तरफ देख रही थी। इसकी यह हरकत कतई पसंद नहीं की गई थी। वो इस तरह पोज कर रहा था जैसे इनकी बातों की तरफ तवज्जो ही न दे रहा हो। अपने साथियों की तरफ देखे बगैर वो उठकर दूसरे कमरे में आ गया। चंद मिनट बाद ही वो इस कमरे में रखे महफूज टेलीफोन के मुख्तलिफ नंबरों के बटन दबा रहा था। करीबन 5 मिनट तक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 10-12 नंबरों पर फ़ोन करने के बाद इसे बिलाखिर मतलूबा शख्स फ्रांस के शहर रे में एक नंबर पर मिल गया। दोनों 3-4 मिनट तक आपस में गुफ्तगू करते रहे, जिसके बाद इस शख्स ने शायद इसे वहीं कुछ देर तक इंतज़ार करने के लिए कहा था। इंतज़ार की यह घड़ियाँ तवील होती जा रही थीं। 5, 10, 15 मिनट गुजर गए। इन 15 मिनटों में माइकल गॉड ने 3 सिगार फूंक डाले थे। कॉफ़ी के 2 बड़े मग खाली कर दिए थे।
इस दरमियान दूसरे कमरे में मीटिंग में मसरूफ लोग इसकी गैर हाजिरी पर मुसलसल कुड़ते रहे। काबीना में मौजूद इसके मुखालिफिन ने जर्मन चांसलर से माइकल गॉड के रवैये पर बाकायदा एहतजाज करते हुए इसे गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करार दिया। इस सारी मुंडली में सिर्फ जर्मन चांसलर ऐसा शख्स था जो माइकल गॉड के खिलाफ इन रिमार्क्स का कतई नोटिस नहीं ले रहा था। वो जानता था कि इसका इंटेलिजेंस चीफ क्यों उठकर बाहर गया है। शायद जर्मन चांसलर ही वो शख्स था जो इस मीटिंग में वही सोच रहा था जो मफरूजा कायम करके माइकल गॉड यहाँ से रुखसत हुआ था। इसने फिलवक्त अपने साथियों को मुतमईन करना था जब तक माइकल गॉड की तरफ से कोई हतमी जवाब न मिल जाता। दूसरे कमरे में मौजूद माइकल गॉड के सामने रखे फोन की घंटी बजी तो वो उकाब की तरह इस पर झपटा। इसके मुंह से हूं की आवाज निकली। इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक ये मतलूबा फोन कॉल ही थी जिसका इसे इंतजार था। दूसरी तरफ से मिलने वाली इतला पर वो सिर्फ हूं हाँ करता रहा। करीबन 3-4 मिनट तक इधर से मिलने वाली इतलात के नोटिस इसने अपने सामने रखे लेटर पैड पर मुंतकिल किए। सिलसिला मुनक़ता हो गया। लेटर पैड से वही कागज फाड़कर इसने अपनी आंखों के सामने किया हुआ था। अपने नोटिस पर इसने दोबारा नजर डाली। अब वो एक तरह से इस सारी मालूमात को जो इसे फोन के जरिए हासिल हुई थी हिफज कर चुका था। कागज को इसने अपने सिगरेट लाइटर से आग लगा दी थी और जब तक इसकी नजरों के सामने सारा कागज जलकर राख नहीं हुआ वो अपनी जगह मौजूद रहा। जिसके बाद वो इंतहाई मुतमईन अंदाज में चलता हुआ मीटिंग रूम में आ गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं थोड़ी गैर हाजिरी और कतई गैर इखलाकी हरकत पर माजरत खा हूँ, लेकिन उम्मीद है कि मेरे काम की नौइयत के पेश नज़र आप मुझे माफ़ फरमा देंगे। इतना कहकर वो दोबारा अपनी सीट पर बैठ गया। इस दरमियान शायद तमाम हाजरीन अपने दिल का गुबार निकाल चुके होंगे। हजरात, मैं आपको मुतला करना ज़रूरी समझता हूँ कि अगवाकारों की तरफ से दिए गए वक़्त की हम 4 कीमती घंटे ज़ाया कर चुके हैं, जबकि हमारा वास्ता ब्लैक सितंबर जैसी ख़तरनाक तंजीम से है। उम्मीद है आप वक़्त की नज़ाकत का एहसास करेंगे। वज़ीर दाखिला ने खड़े होकर कहा। मेरे ख्याल से माइकल गॉड कोई अहम बात करने जा रहे हैं। चांसलर ने अचानक ही अपना रुख इस तरफ करते हुए माइकल गॉड के कोट में गेंद फेंक दी। जनाबे वाला, मैं आप तमाम जिम्मेदार साहिबान की तवज्जो एक इंतहाई संगीन मामले की तरफ मबजूल करना चाहता हूँ। इसने खड़े होकर कहा और सारी गर्दनें इसकी तरफ मुड़ गई। तमाम आंखें इसके चेहरे पर जम गई थीं। अगवा करने वालों का ताल्लुक ब्लैक सितंबर से नहीं है। इसके मुंह से निकले ये अल्फाज बम की तरह इन लोगों के अजहान पर फटे थे। करीबन सभी लोग अपनी जगह पहलू बदल कर रह गए। एक चांसलर की शख्सियत ऐसी थी जो अपनी जगह मुतमईन होकर बैठा रहा। जाहिर है हमें हैरत होगी आपकी बात पर, एक वजीर ने कदरे चिढ़ कर कहा। यह तयशुदा और हतमी बात है। मेरे पास ऐसे तमाम शवाहिद मौजूद हैं जो मेरी बात को सच्चा साबित करेंगे। इसने फातिहाना नजरों से हाजरीन की तरफ देखा। इसके बाद वो लगातार बोलता चला गया। इसने मुसलसल दलाइल देकर साबित कर दिया था कि वो जो कुछ कह रहा है वो सच है। वहाँ मौजूद लोगों को अब इसकी बात समझ में आने लगी थी। फिर ये लोग कौन हो सकते हैं? वजीर दाखिला ने सवाल किया। मोसाद, माइकल गॉड ने हाजरीन की आंखों में झांकते हुए कहा। गो कि अभी मैं एक मफरूजे पर बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे खदशात यकीनी साबित होंगे। ये मोसाद और भारतीय इंटेलिजेंस रॉ की मिली भगत है। शायद ब्रिगेडियर शमीर हमें गुज़श्ता गलती की सजा देना चाहता है। मोसाद का मोटो है इंतकाम। ये लोग हमसे इस बात का इंतकाम ले रहे हैं कि हम सैकड़ों मुसाफिरों की जान से क्यों नहीं खेलें। वो चाहते थे कि जहाज भले बेगुनाह मुसाफिरों समेत तबाह हो जाए, लेकिन अजीम इसराइल पर आंच न आए। उन्होंने कैदी भी हमसे छीनने की कोशिश की थी, लेकिन अपनी हर कोशिश में नाकामी के बाद अब तिल मिलाकर उन्होंने ये घटिया हरकत की है। क्या आप ये बात पूरे वसूख से कह सकते हैं? वजीर दाखिला ने अगला सवाल किया। अपनी ज़ाती हैसियत से मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ। हालांकि अभी तक मैं एक मफरूज़े की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ और जनाबे वाला, मैं आपको किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं करना चाहता। मुझे इंतहाई अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि अगर यही बात सही हुई तो मेरे जहन में आई है तो फिर शायद हमें अपने 2 बेहतरीन शहरियों की ज़िंदगी से हाथ धोने पड़े। इसकी आखिरी बात ने महफिल पर सन्नाटा तारी कर दिया। क्या इस सूरत हाल से बच निकलना मुमकिन है? इस मर्तबा चांसलर बराह रास्त मुखातिब हुआ, हकाइक की जुबान में नहीं। हमारे लिए दुश्मन ने कोई रास्ता खुला नहीं छोड़ा। फर्ज कीजिए हम कैदियों की रिहाई का फैसला भी कर लें तो सारी दुनिया में जलील होकर रह जाएंगे। चलिए यह खतरा भी मोल लिया जा सकता है, लेकिन जैसे ही इन्हें इस बात की खबर हुई फौरन प्रेस को इतला कर देंगे और अखबारकारों को बहाना मिल जाएगा।
آپ ذرا ان کی پلاننگ تو دیکھیے کہ اغوا کرنے والے اپنے ساتھ ریڈیو لے کر گئے ہیں جس پر وہ دنیا بھر کی خبریں سن رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ خبر کبھی پوشیدہ نہیں رہ سکتی، یہ لوگ بی بی سی سے خبر دے دیں گے اور ٹائیں ٹائیں فش۔ جناب والا، اس عمارت میں موجود 7 آدمیوں میں سے کوئی زندہ باہر نہیں آ سکتا۔ رعب والے ثبوت مٹانے کے لیے اغوا کاروں کو بھی مار ڈالیں گے جو ان کے اپنے لوگ ہیں۔ جناب والا، میں اپنی دانش میں ایک آخری کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ ممکن ہے اس طرح دشمن کو علم ہو جائے کہ ہم بے خبر نہیں۔ آپ بھارتی حکومت سے اجازت لیجئے کہ ہمارے کمانڈوز کارروائی کریں اور اپنے شہریوں کو رہا کروا لیں۔ حاضرین پر سناٹا طاری تھا۔ مائیکل گارڈ کے انکشافات نے انہیں مبہوت کر کے رکھ دیا تھا۔ جرمن انٹیلیجنس کے چیف نے انہیں بتایا تھا کہ اس نے اپنے بہترین ذرائع سے اس بات کی تصدیق کروا لی ہے کہ اس کارروائی سے بلیک سپتمبر کا تعلق نہیں۔ اس کے پاس اپنی اس بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے تمام شواہد بھی موجود تھے۔ بہت گھٹیا حرکت ہے یہ، چانسلر بڑبڑایا۔ بے شک جناب، لیکن افسوس ہم اس گناونی حرکت کو اگر بے نقاب بھی کریں تو بھی ہمارے بے گناہ شہریوں کی زندگیاں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ مائیکل گارڈ نے اس کا ساتھ دیا۔ جو کچھ ممکن ہے کر گزرو، مجھے بہر صورت اپنے شہریوں کی سلامتی عزیز ہے، چانسلر نے حتمی لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد یہ اہم میٹنگ برخاست ہو گئی۔ بریگیڈیئر شمیر نے انتہائی اہم ذرائع سے یہ اطلاع موصول کر لی کہ جرمن حکومت کو ان لوگوں کے کالے کرتوت کا علم ہو گیا ہے۔ اس کے لیے یہ سب کچھ باعث پریشانی نہیں بلکہ باعث راحت تھا، کیونکہ یہی وہ چاہتا تھا کہ جرمنوں کو اپنی طاقت کا احساس دلا سکے۔ اگر انہوں نے 2 بے گناہ فلسطینی رہا کیے تھے تو اس کے بدلے یہودی پروٹوکول کے مطابق وہ 2 زندگیاں اس گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے سزاوار بھی تھے، اور موساد دراصل انہیں یہی سزائے بے گناہی دینے جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا مائیکل گارڈ بھی کوئی معمولی دماغ نہیں ہے، خدا جانے وہ کیا کر گزرے۔ اس کا شمار انٹیلیجنس کمیونٹی کے بہترین دماغوں میں ہوتا تھا۔ بہت سمارٹ آدمی تھا وہ۔ عمر کے اس حصے میں جب ایسے لوگ عموماً دل یا جگر کے عارضے کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی صحت قابل رشک تھی۔ وہ اب بھی کئی مہمات میں عملی حصہ لیتا تھا، خصوصاً اپنے ملک میں ہونے والی بیشتر انٹیلیجنس آپریشن کی نگرانی کیا کرتا تھا۔ کچھ دیر سوچتے ہوئے اس نے لندن کا ایک نمبر ملایا اور اپنے خاص ذرائع سے بات کی۔ گفتگو کے خاتمے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رینگنے لگی تھی۔ یہ شیطانی مسکراہٹ پھر مزید گہری ہونے لگی اور اس نے دوسری لائن پر بھارت میں را کے چیف امریش پوری سے رابطہ کر کے اسے پیش آمدہ حالات کے مطابق پلاننگ کی تلقین کرتے ہوئے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب وہ اپنے محافظوں کی فوج کے ساتھ وزارت خارجہ کی طرف جا رہا تھا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کو ان لوگوں نے نیند سے بیدار کر کے تازہ پلاننگ سے آگاہ کر دیا تھا، جس نے صرف آدھے گھنٹے کے اندر 5 اہم شخصیات کو خصوصی میٹنگ کے لیے طلب کر لیا تھا۔ اس میٹنگ کی سربراہی اسرائیلی وزیر اعظم خود کر رہا تھا، جرمن کابینہ میں موجود ایک وزیر کے غدار سیکٹری کے ذریعے جو موساد کا زر خرید ایجنٹ تھا۔ بریگیڈیئر شمیر کو جو اطلاعات ملی تھی، اس نے ان کی تفصیلات سے ان اہم شخصیات کو آگاہ کر دیا۔ 2 امکانات پر جناب والا ہمیں غور کرنا ہے۔ اس کی شیطانی آنکھوں کی چمک بڑھنے لگی تھی۔ پہلا تو یہ کہ جرمن اگر اچانک دونوں مطلوبہ قیدیوں کو رہا کر دیں تو بھارت میں ہمارے دوستوں کے لیے صورتحال بڑی نازک ہو جائے گی۔ عین ممکن ہے وہ افراتفری یا دباؤ میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر لیں، کیونکہ اخلاقی طور پر وہ بہت دباؤ میں آ جائیں گے۔ یوں بھی انہیں اس بات کا احساس ہے کہ وہ یہ کام بھارت ماتا کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ اس لیے فوری طور پر ہمیں جرمنی حکومت کو اس اعلان سے روکنے کے لیے متحرک ہونا پڑے گا۔ دوسرا امکان یہ بھی ہے کہ جرمن بھارتی حکومت سے اپنے کمانڈوز اپنے شہریوں کی رہائی کے لیے استعمال کرنے کی درخواست کریں گے، لیکن یہ بات ذرا مشکل دکھائی دیتی ہے کہ بھارتی حکومت انہیں اجازت دینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرے گی۔ یوں بھی کمانڈو کارروائی میں ان کے اپنے شہریوں کا مارا جانا کوئی اچنبھے والی بات نہیں ہوگی، کیونکہ را نام کے سانپ کے منہ میں ہم نے جو چھپکلی دے دی ہے وہ اسے نہ نگل سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے۔ انہیں بارکیف اس میدان میں موجود 7 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے تاکہ اس کیس کی کوئی شہادت باقی نہ رہے۔ اس لیے جناب والا پہلے امکان پر زیادہ توجہ دی جائے۔ اپنی گفتگو ختم کر کے اس نے اپنے پائپ میں تمباکو بھرنا شروع کر دیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اس بات کے خاتمے پر ایک لمحے کے لیے بھی کچھ نہیں سوچا۔ اس نے اپنے سیکرٹری سے فوری طور پر وائٹ ہاؤس رابطہ کرنے کو کہا تھا۔ ہاٹ لائن پر تھوڑی دیر بعد وہ امریکی صدر سے بات کر رہا تھا۔ مسٹر پریزیڈنٹ، ہماری اطلاع کے مطابق بھارت کے شہر بمبئی میں 2 جرمن سفارتکاروں کو اغوا کرنے والے بلیک سپتمبر کے دہشت گرد ہیں۔ ان لوگوں نے اس مرتبہ انتہائی خطرناک طریقہ اختیار کیا ہے اور عالمی پریس کے علم میں کوئی بات لائے بغیر اپنے ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔
افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جرمن حکومت ایک مرتبہ پھر دہشت گردوں کے سامنے جھک گئی ہے اور انہوں نے بلیک ستمبر کے سامنے مطالبات تسلیم کر کے چوری چھپے دہشت گردوں کو رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بڑی اذیت ناک صورتحال ہے جس پر ہم شدید احتجاج کرتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جرمن حکومت کو اس اقدام سے روکا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے امریکی صدر کو اس کی عالمی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے پر لیکچر دے دیا۔ امریکی صدر نے اس کی اطلاعات پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا اور باور کروایا کہ امریکن حکومت کی طے شدہ پالیسی ہے کہ دہشت گرد کے سامنے ہرگز نہ جھکا جائے اور انہیں بطور صدر امریکہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے۔ ادھر سے سلسلہ منقطع ہونے پر اسرائیلی وزیر اعظم نے برطانیہ، ناروے، سویڈن اور کینیڈا کے سربراہان مملکت سے بھی یہی بات کی تھی۔ جرمن چانسلر کی ذہنی ہی نہیں جسمانی حالت بھی اپنی صفائیاں پیش کرتے ہوئے بگڑنے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جو مختلف ممالک کے سربراہان کی طرف سے ٹیلی فون کا مسلسل سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس سے کس طرح نمٹا جائے۔ وہ باری باری تمام سربراہان کو ایک ہی بات کہتے کہتے زچ ہو چکا تھا کہ جرمنی حکومت نے ماضی میں کبھی دہشت گردی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے اور مستقبل میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ موساد نے جرمنی حکومت کو نچا کر رکھ دیا تھا۔ چانسلر کی حالت دیکھ کر مائیکل گارڈ کا خون کھولنے لگا تھا۔ اس نے دل میں تہیہ کر رکھا تھا کہ موساد کی سوچی حرکت کا جواب ضرور دے گا، خواہ اس کی کچھ ہی قیمت ادا کرنی پڑے۔ بی بی سی ریڈیو سے جیسے ہی یہ خبر نشر ہوئی، ساری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ بریگیڈیئر شمیر کے لندن والے سورس نے کامیابی سے یہ اطلاع بی بی سی تک پہنچا کر اسے بھی نشر کروا دیا تھا۔ خبر نشر ہونے کی دیر تھی کہ ساری دنیا کا پریس بمبئی کی طرف امٹ پڑا۔ دنیا بھر کے اخباری نمائندے جو دہلی میں موجود تھے دیوانہ وار بمبئی کی طرف بھاگنے لگے۔ دوسری طرف اغوا کاروں کی طرف سے دیے گئے وقت کے 24 گھنٹے گزرنے کو تھے اور ابھی تک جرمن حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ ڈرامے کا ہر کردار را اور موساد کے طے شدہ منصوبے کے مطابق حرکت میں آ رہا تھا۔ کھیل ان کی توقعات کے عین مطابق کھیلا جا رہا تھا۔ بریگیڈیئر شمیر کے ایک معمولی ٹرک نے ساری دنیا کو نچا کر رکھ دیا تھا۔ جرمن جانتے تھے کہ اس مرحلے پر اگر وہ حقائق کا انکشاف بھی کر دیں گے تو کوئی ان کی بات پر کان نہیں دھرے گا، بلکہ امریکن حکومت تو خاص طور سے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کرے گی اور اسرائیل کے لیے پوری دنیا کی ہمدردیاں مزید بڑھ جائیں گی۔ مائیکل گارڈ کی طرف سے ایک آخری کوشش بھی کی گئی تھی کہ فلسطینی تنظیموں کے مختلف نمائندوں نے دنیا بھر میں اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ کے دفاتر میں ٹیلی فون کر کے اغوا کاروں کے اس اقدام کی زبردست مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ ان کا تعلق کسی فلسطینی مجاہدوں کی تنظیم سے نہیں ہے، لیکن موساد اس حملے سے غافل نہیں تھی۔ بریگیڈیئر شمیر جانتا تھا کہ بلیک ستمبر کے لیڈر کبھی اخباری رپورٹرز کے سامنے پیش ہو کر اپنی موت کو دعوت نہیں دیں گے۔ اس کے کارندوں نے اس سے پہلے ہی دنیا بھر کے اخباری ایجنسیوں کو بلیک ستمبر کے نمائندوں کے حوالے سے فون کر کے اس اقدام کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے جرمن حکومت کو فلسطینی قیدی نہ رہا کرنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھیں۔ یوں بھی ساری دنیا کے ذرائع ابلاغ پر یہودی قابض تھے۔ قریباً تمام قابل ذکر اخبارات اور ایجنسیوں میں ان کے لوگ موجود تھے۔ موساد کی ڈس انفارمیشن مہم اپنے نقطۂ عروج کو چھو رہی تھی اور ساری دنیا کا پریس ان کی بجائی ہوئی ڈگڈگی پر ناچ رہا تھا۔ سیہونی درندوں نے چانکیائی خباثت کے ساتھ مل کر دنیا کے بہترین دماغوں کو بندر بنا کر رکھ دیا تھا۔ جرمن انٹیلیجنس کا سربراہ پل پل سے باخبر تھا۔ اس نے اپنی حکومت کو موساد کی ایک ایک چال سے آگاہ کر رکھا تھا، لیکن جرمن حکومت کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ بے بسی سے اپنے لٹنے کا تماشا دیکھتی رہے۔ بمبئی میں اغوا کاروں کو گھیرے میں لینے والی بھارتی سیکیورٹی فورسز کے جلو میں موجود جرمن کونسل جنرل نے بھارتی انٹیلیجنس را کے سربراہ تک اپنی حکومت کی یہ تجویز پہنچائی تھی کہ اگر وہ اجازت دے تو جرمن کمانڈوز اپنے شہریوں کی رہائی کے لیے آپریشن کرے، لیکن بھارتی حکومت نے یک جنبش قلم اس تجویز کو مسترد کر کے اسے جرمنی حکومت کے بھارتی حکومت پر عدم اعتماد کا شاخسانہ قرار دیا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم کو یہ اطلاع اپنے دورہ یورپ کے درمیان ملی تھی۔ انہوں نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرانس میں کہا تھا کہ بھارتی حکومت کبھی اغوا کاروں کے آگے نہیں جھکے گی کیونکہ وہ دہشت گردی کی کسی سطح پر حمایت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ بلیک ستمبر کا کوئی مطالبہ قبول نہ کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ملک کی سیکیورٹی فورسز کو حکم دیا تھا کہ اغوا کاروں کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے۔ ہنگامی حالات میں انہوں نے اپنا دورہ ملتوی کر کے فوراً
फौरन भारत वापसी का सफर शुरू कर दिया था। इन इक़दामात पर भारतीय वज़ीर आज़म को सारी दुनिया की प्रेस, ख़ुसूसन यहूदी प्रेस ने ज़बरदस्त खराजे तहसीन पेश किया था और दुनिया भर की हुकूमतों ने भारतीय वज़ीर आज़म की कामयाबी की दुआ की थी। जर्मन कौंसल जनरल ने अगवाकारों का फ़ोन खुद मौसूल किया था। अगवाकारों का लीडर इससे बात कर रहा था। 30 घंटे गुजर गए थे और इनके अल्टीमेटम में सिर्फ 18 घंटे बाकी थे। अगवाकारों के लीडर ने इसे धमकी देते हुए कहा था कि यह खबर प्रेस तक किसने पहुंचाई है। इसने जर्मन कौंसल जनरल से कहा था कि इसने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और अब वो इसकी किसी बात पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। इसने दोनों सफारतकारों को गोली मारने का फैसला कर लिया है, लेकिन अमरीश पुरी और जर्मन कौंसल जनरल की मिन्नत समाजत के बाद उन्होंने फिल वक्त अपना इरादा मुलतवी कर दिया। अचानक ही थोड़ी देर बाद इनका फोन दोबारा आ गया। इस मर्तबा उन्होंने फौरन हवाई अड्डे तक जाने का हुक्म दिया था। उन्होंने एक वैगन मांगी थी जिसमें सवार होकर वो लोग यरगमाल समेत हवाई अड्डे पर जाते, जहां जहाज तैयार होना चाहिए था, जिसमें बैठकर वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। जर्मन कौंसल जनरल के बार बार दरखास्त करने पर भी उन्होंने अपनी मंजिल बताने से इनकार कर दिया था। फोन के दूसरे हिस्से पर मौजूद अमरीश पुरी ने जर्मन कौंसलेट को आंख के इशारे से कहा था कि वो इन लोगों को हाँ कह दें। इसने इशारतन समझाया था कि मकान से एक मर्तबा बाहर आने पर वो लोग इन्हें आसानी से काबू कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर में वैगन पहुंच जाएगी, जर्मन कौंसल जनरल ने कहा और सिलसिला मुनक़ता हो गया। वैगन वाकई थोड़ी देर बाद वहां पहुंच गई थी। अमरीश पुरी ने जर्मन कौंसल जनरल को एतमाद में लेकर बताया था कि इन लोगों ने वैगन में बेहोश करने वाली गैस नस्ब कर दी है, जो आहिस्ता आहिस्ता अपना असर दिखाएगी, जिसके बाद वो इन लोगों पर काबू पा लेंगे। अभी तक चूंकि बेचारे जर्मन कौंसल जनरल को हकायक का इल्म नहीं हुआ था, इसलिए वो बड़ा मुतमईन नजर आ रहा था। जगदेश ने वैगन के ड्राइवर को वापस भगा दिया था। वो महसूस कर रहा था कि इसके साथी हौसला हार रहे हैं। रॉ वालों ने इसे समझा दिया था कि किस मोड़ पर इन्हें दोनों जर्मन सफारतकारों को हलाक करने के बाद वैगन छोड़कर फरार होना है। इन कुर्बानी के बकरों को बताया गया था कि वहां इनके फरार का सारा बंदोबस्त मौजूद है और राह के लोग कारों और मोटरसाइकिलों समेत इनके मुंतजिर होंगे। जगदेश की ख्वाहिश थी कि जितनी जल्दी मुमकिन हो वो इस ड्रामे का ड्रॉप सीन कर दें। इसके साथियों के असाब जवाब देने लगे थे। वैगन के मकान से बरामद होने की तस्वीर ताकतवर लेंस के साथ कई फोटोग्राफरों ने खींची थी, लेकिन अगवाकारों का चेहरा कोई न देख सका। तयशुदा प्लान और रास्ते पर उन्होंने सफर किया। अगवाकारों ने किसी को ताकुब की इजाजत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन रॉ ने हवाई अड्डे की तरफ जाने वाले रास्ते पर अपने ब्लैक कैट्स कमांडो छुपा रखे थे। एक मखसूस जगह जिसे रॉ ने ऑपरेशन के लिए मखसूस किया था के नजदीक एक बिल्डिंग पर रॉ का सरबराह अमरीश पुरी और जर्मन कौंसल जनरल दीगर आला हुकाम और गैर मुल्की सफीरों के साथ आंखों से दूरबीन लगाए खड़े थे कि खूनी ड्रामा शुरू हो गया। उन्होंने अचानक वैगन को रुकते देखा। जगदेश ने इस जगह पहुंचकर दोनों सफारतकारों की कनपटियों पर गोलियां मारकर उन्हें चंद सेकंड्स में मार डाला था और अब अपने खौफजदा और बदहवास साथियों के साथ अचानक यहां से भागने का प्रोग्राम बना रहा था। वैगन को अचानक रुकते देखकर जर्मन कौंसल जनरल को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। जैसे ही वैगन रुकी, वहां छुपे ब्लैक कैट्स ने इन पर धावा बोल दिया। ड्रामे का ये हिस्सा चूंकि जगदेश को नहीं बताया गया था, इस गधे का रोल यहाँ खत्म हो जाता था। बाकी सब कुछ असली था जो इसके साथ होने जा रहा था। जब इसने फायरिंग करते ब्लैक कैट्स को अपनी तरफ फायरिंग करके आते देखा तो चाहा कि इन बेवकूफ़ों को समझाए, लेकिन ये बेवकूफ़ शायद बहरे थे। उन्होंने अपनी उजी गन्नों से इन पर शोले बरसाने शुरू कर दिए। जगदेश और इसके साथियों ने हवास बाख्ता होकर इनकी तरफ अपने पिस्तौलों से गोलियां चलाई, लेकिन इन्हें अगले सांस की मोहलत भी न मिल सकी। दर्जनों गोलियां इनके खौफजदा जिस्मों में उतर गईं और देखते ही देखते वो तड़प तड़प कर ठंडे हो गए। ब्लैक कैट्स के ताकुब में जब अपने फूले हुए सांस के साथ जर्मन कौंसल जनरल वहां पहुंचा तो एक भी जिंदा शख्स हकायक बताने के लिए वहां मौजूद नहीं था। अपने होंठ काटते हुए इसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। सारी दुनिया का प्रेस लाशों पर उमड़ आया। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें लाशों की तस्वीर उतारने के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की थी। इनकी नाज बरादरी में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। भारतीय आला हुकाम जर्मन कौंसल जनरल के साथ अपने दुख के जज्बात शेयर कर रहे थे और मकतूलीन की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजी जा रही थीं। अगले रोज जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट शाया हुई, इसमें बताया गया कि दोनों सफारतकारों की मौत अगवाकारों की गोलियों से वाक़ई हुई जो उन्होंने पिस्तौलों से चलाई थी, जबकि 5 अगवाकार फायरिंग के तबादले में मारे गए हैं।
जामे तलाशी पर इनकी जेबों से जहरीले कैप्सूल और अपनी तंजीम के सबूत के शवाहद भी बरामद हुए थे, जो फिलवक्त सीगाए राज में रखे जा रहे थे, क्योंकि भारतीय हुक्काम को इनके साथियों और भारत में इनके मददगारों की तलाश करना थी। इसके साथ ही एक वजाहती बयान भारतीय वजारत खारजा की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने अगवाकारों पर काबू पाने के लिए बेहतरीन मुमकिना इकदाम किए हैं। उन्होंने बताया कि अगवाकारों ने धमकी दी थी कि अगर इनके साथियों की रिहाई से पहले इनकी शनाख्त जाहिर की गई तो वो यरगमालियों को मार डालेंगे। अफसोस ये खबर किसी तरह आलमी प्रेस को हो गई, जिसने हालात की संगीनी का एहसास किए बगैर खबर जारी करके अगवाकारों को मुश्तइल कर दिया। अगवाकारों ने अपनी रिवायत पर अमल करते हुए, क्योंकि ब्लैक सितंबर के अगवाकार अपनी सफाकी के लिए आलमी शोहरत रखते हैं, इनका मंसूबा ये था कि दोनों सफारतकार को मार कर किसी मोड़ पर अचानक उतर कर भाग जाएंगे। उन्होंने बतौर खास इस बात की हिदायत की थी कि ट्रैफिक जूं की तूं चलती रहे, जिसका साफ मतलब यही था कि वो भीड़ में गायब होना चाहते हैं। इनके खतरनाक अज़ाइम को समझते हुए रास्ते में फरार के जितने भी मुमकिन पॉइंट्स हो सकते थे, इन पर भारतीय कमांडोज को छुपाया गया था। दूसरी तरफ वैगन में नामहसूस अंदाज में बेहोश करने वाले गैजेट भी छुपाया गया था, जो काम नहीं कर सका, या इससे पहले ही अगवाकारों ने अपने घिनौने मंसूबे पर अमल करने का फैसला कर लिया था। उन्होंने मखसूस जगह पर पहुंचते ही अचानक सफारतकारों को गोलियां मारकर हलाक कर दिया और भागने की कोशिश की। जब सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने उन्हें जिंदा पकड़ने के लिए हमला किया तो इन पर गोलियां चलाई गईं, जिस पर बादल नखास्ता उन्हें जवाबी फायरिंग करके अगवाकारों को हलाक करना पड़ा। शायद इन लोगों ने जिंदा गिरफ्तारी न देने का इरादा कर रखा था, क्योंकि इनसे जहरीले कैप्सूल भी बरामद हुए थे। बयान के आखिर में जर्मन हुकूमत के 2 मुअज़्ज़ज़ शहरियों की हलाकत पर दिली रंजो गम का इजहार किया गया, जबकि अगवाकारों की इस बुज़दिलाना कार्रवाई की ज़बरदस्त मजम्मत करते हुए सारी दुनिया से अपील की गई थी कि दहशत गर्दी के खिलाफ मुनज़्ज़म हो जाए। इसके साथ ही बताया गया था कि मरने वालों से कुछ ऐसे शवाहिद बरामद हुए जिनसे भारत में मौजूद इनके मददगारों की गिरफ्तारी में मदद मिल सकती है। बहुत जल्द भारतीय हुकूमत इस साजिश की मुकम्मल तफसीलात का पता चला लेगी। इसराइली हुकूमत ने ब्लैक सितंबर की इस वहशियाना कार्रवाई की ज़बरदस्त मजम्मत करते हुए कहा था कि जर्मनी हुकूमत के माजी में हाई जैकरों की तय नरम रवैये ने ही ब्लैक सितंबर का हौसला बढ़ाया और इसे दूसरी दहशतगर्दी पर आमादा किया गया। बयान के आखिर में सारी दुनिया से अपील की गई थी कि फ़लस्तीनियों को दहशतगर्द करार देकर इनके खिलाफ आलमी सतह पर मुश्तरका कार्रवाई की जाए। इस बयान ने माइकल गॉड को तिल मिलाकर रख दिया था, लेकिन फिलवक्त इसके बाद सिवाय सब्र के और कोई चारा नहीं था। वो जानता था मोसाद एक तीर से कई शिकार खेलेगी और अब तो गेंद रॉ के कोर्ट में आ गया था। इसने फिलहाल देखो और इंतजार करो की पॉलिसी अपनाने का फैसला किया था। ब्लैक सितंबर की तरफ से एक मरतबा फिर इस बुज़दिलाना एक्शन की मजम्मत की गई थी और मोसाद पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि इसने फ़लस्तीनियों को बदनाम करने और जर्मनों को सज़ा देने के लिए भारतीय इंटेलिजेंस रॉ के साथ मिलकर जो खूनी ड्रामा रचाया है, इसका मुस्बत जवाब वो बहुत जल्द मोसाद को देंगे। इस बयान में भारतीय इंटेलिजेंस को वार्निंग देते हुए कहा गया था कि इसने जंग की इब्तदा कर दी है और अब वो भी मैदान जंग के फरीक बन चुकी है। इस वाक़े के साथ ही दुनिया भर के मुअस्सर अखबारात में एक नया शोशा छोड़ा गया और अगवाकारों के डांडे पाकिस्तान से मिलाने की कोशिश की गई। ये इस सीमत इशारा था कि अब भारतीय हुक्काम लोहा गर्म देखकर चोट करने जा रहे हैं। आलमी राय आमा को गुमराह करने के लिए उन्हें यहूदी मीडिया का मुकम्मल ताउन मुयस्सर था और दूसरी तरफ मोसाद पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाने के लिए रॉ का हर मुमकिन साथ देने के लिए तैयार था। आज अमरीश पुरी ने पहली मरतबा शिद्दत से मोसाद की ज़रूरत महसूस की थी। पाकिस्तान के आला सरकारी और सिविल हलकों में मौजूद इसके सोर्स की इतलात के मुताबिक अगले यौमे इस्तक़लाल की परेड पाकिस्तानी फ़ौज इस एटम बरदार मिसाइल का मुजाहिरा करने जा रही है, जो पाकिस्तानी साइंसदानों ने अपनी मेहनत से तैयार किया था। अमरीश पुरी जानता था कि इस मिसाइल की नुमाइश के बाद इसे मुल्की सतह पर की जिल्लत का सामना करना होगा, क्योंकि इसने वज़ीर आज़म के मुकर्रर करदा सिक्योरिटी कौंसिल को यकीन दहानी करवा रखी थी कि भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पाकिस्तान में एटमी मिसाइल की तैयारी की जो इतला पहुंचाई है वो गलत है। इसे यकीन था कि कनाडा के एक पाकिस्तानी नय्याद ताजर को एटमी स्विचों की स्मगलिंग में फंसाकर गोया इसने पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम ही फेल कर दिया, लेकिन वो अहमकों की जन्नत में रहता था। इसने केजीबी में मौजूद अपने दोस्तों की इस वार्निंग को कभी दरखुरे इतना नहीं जाना था कि आईएसआई को कभी अंडर एस्टिमेट न करना। मार्शल सखारोफ ने लेनिनग्राड में मौजूद केजीबी के हेडक्वार्टर में इसका इस्तकबाल करते हुए वोडका का जाम टकराया।
तो इसे कोने में ले जाकर कहा था कि जनरल खान ने इन्हें अफगानिस्तान में तंगी का नाच नचा कर रख दिया है। इसने अमरीश पुरी की आंखों में झांकते हुए कहा था, कामरेड, CIA खुद को इसके सामने बेबस समझती है। ये बहुत मजबूत शख्स है, हमेशा इस पर कड़ी नजर रखना। इंतहाई कम वसाइल के बावजूद वो दुनिया के किसी भी कोने में कुछ कर गुजरने की अहलियत रखता है। अमरीश पुरी ने हकारत से मुंह मोड़ते हुए कहा, कामरेड मार्शल सखारोफ, हमारा तजर्बा जरा मुख्तलिफ है। मैंने 1971 में इनके दांत देख और गिन लिए थे, और हर शख्स अपने तजर्बे के हवाले से ही कोई राय कायम करता है। इसके साथ ही इसने जोरदार कहका बुलंद किया। बादल नखास्ता मार्शल सखारोफ को इसके कहकहे में साथ देना पड़ा। दिल ही दिल में वो अमरीश पुरी की इस हालत पर तरस खा रहा था। शायद वो मार्शल सखारोफ की बात को अहमियत देता, लेकिन हाल ही में इसने कनाडा में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को नीचा दिखाकर खासी वाहवाह और दाद वसूल की थी। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।